नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग गुप्त काल के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने गुप्त काल के जो शासक हैं उनके बारे में या उनके इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे गुप्त काल के जो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, इनको महाराज की उपाधि भी धारण की थी। तो उसके बाद क्रम वाइज हम लोगों ने घटोत्कच गुप्त वंश के द्वितीय शासक हुए, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त के बारे में हम लोगों ने बारीकी से चर्चा की। आज हम लोग गुप्त काल का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी साथी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो हम देखते हैं गुप्त काल का प्रशासन कैसा था। तो गुप्त काल में जो प्रशासन था उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। चलिए प्रारंभ करते हैं कि गुप्त काल का प्रशासन कैसा था। तो गुप्त काल में जो प्रशासन में केंद्र में कौन होता था, तो केंद्र में राजा होता था गुप्त काल के। और जो पदाधिकारी होते थे उनको किस नामों से जाना जाता था गुप्त काल में, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कुमारामात्य को किस का पदाधिकारी माना जाता, तो कुमारामात्य जो राज्य प्रांतीय पदाधिकारी होता था। केंद्र पर तो राजा होता था, लेकिन जो प्रांतीय राज्य का जो पदाधिकारी होता था उसको कुमारामात्य कहते थे। तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में। अगर हम महादंड नायक की बात करें तो युद्ध का मंत्री था या न्याय का मंत्री था। वर्तमान में जैसे मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा होता था, उसी प्रकार गुप्त काल में भी विभाग दिए जाते थे। तो महादंड नायक को हम युद्ध का मंत्री और या न्याय का मंत्री के नाम से जानते थे। जो महासेनापति था इसका क्या अर्थ था, ये सैन्य विभाग का अधिकारी हुआ करता था महासेनापति। तो इसको सैन्य विभाग का अधिकारी यानी कि सैन्य विभाग की जिम्मेदारी दी जाती थी महासेनापति को। दंड पार्षद, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दंड पार्षद के वाले, ये पुलिस विभाग का अधिकारी हुआ करता था। जैसे इस समय अगर वर्तमान में देखें तो डीजीपी पुलिस विभाग के महकमे का अधिकारी होता है, तो उसी प्रकार दंड पार्षद पुलिस विभाग का अधिकारी होता है। धुआधिकरण उस समय किस पद पर रहता था, ये भूमि कर वसूलने वाला था। तो भूमि कर को कौन वसूलता था, तो धुआधिकरण भूमि कर को वसूलता था। अगर हम देखें अग्रहारी, तो अग्रहारी आपका दान विभाग का अधिकारी होता था गुप्त काल में। तो गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन था, तो अग्रहारी था। जो महापीलुपति था वो हस्ती सेना का यानी घोड़ों का, जो हस्ती और घोड़े होते थे उनके सेना का प्रधान महापीलुपति होता था। ठीक है, भटा स्वयपति ये घोड़सवार का अधिकारी होता था। तो ये प्रमुख अधिकारी थे गुप्त काल के। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रमुख अधिकारी थे गुप्त काल के। अगर देखें तो दो जैसे श्रेष्ठी और सार्थवाय जो थे ये व्यापारी हुआ करते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि श्रेष्ठी और सार्थवाय ये गुप्त काल में क्या थे, तो ये दोनों व्यापारी हुआ करते थे। ठीक है, अग्रहार, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अग्रहार क्या थे, तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। अग्रहार किसको कहते थे, तो ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। अब राज्य के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं कि राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो ये जो प्रश्न है राज्य के प्रशासन से, यहाँ से आर जो 2024 में पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि क्रम से लगाने के लिए। तो प्रांत को गुप्त काल में देश, अवनि या भुक्ति कहा गया है। प्रांत को भुक्ति, अवनि या देश कहा गया है। किसको, प्रांत को। प्रांतपति को उपरी महाराज कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रशासन से टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखना कि प्रांतपति को उपरी महाराज कहा गया है। सीमावर्ती प्रांत के मुखिया को गोप्ता कहा जाता था। तो सीमावर्ती प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था, गोप्ता कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्रम से लगाने के लिए प्रश्न पूछा गया था। जिला को उस समय गुप्त काल में विषय कहा जाता था और इसके मुखिया को विषयपति कहा जाता था। तो जिले को विषय और उसके मुखिया को विषयपति कहा जाता था।
अगर गुप्त काल में बात करें तो तहसील को क्या कहते थे, विथी कहते थे। तहसील को विथी के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रशासन की टर्मोलॉजी थी उस समय कि किस तरीके से कौन सा प्रशासन की कौन सी इकाई थी। जैसे पेट एक इकाई सी एक ग्राम से बड़ी होती थी और ग्राम जो इकाई थी सबसे छोटी थी गुप्त काल में। जैसे इस समय ग्राम, उसके बाद बिलांक, उसके ऊपर जिला, तो इसी प्रकार ग्राम के ऊपर पेट होता था। पेट क्या है, ग्राम से बड़ी इकाई थी और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। तो इसके जो मुखिया का नाम था वो ग्रामणी या ग्रामपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये गुप्त काल में अगर हम बात करें तो ये ढांचा था कैसा, केंद्र में कौन था, राज्य में कौन था, प्रांत में कौन था, जिला में कौन था, विथि में कौन था। अगर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मौर्यों की अपेक्षा गुप्तों का जो प्रशासन था केंद्रीकृत की बजाय द्विकेंद्रीकृत था, यानी डिसेंट्रलाइज था। मैंने आपको जब मौर्य काल पढ़ाया था तो बताया था कि जो मौर्यों का प्रशासन था वो कैसे था, सेंट्रलाइज था, यानी केंद्रीकृत था। कैसा था, केंद्रीकृत प्रशासन था मौर्यों का। लेकिन गुप्तों का जो प्रशासन है वो डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत है, यह था। ठीक है, गुप्त काल में ही रामायण महाभारत की रचना हुई है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त काल में ही रामायण और महाभारत की रचना हुई है। ये आपको याद रखना कि गुप्त काल में रामायण और महाभारत की रचना पूर्ण हुई थी। ठीक है, गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी कानून को भली भांति परिभाषित किया गया है, यानी कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून को भली भांति परिभाषित किया गया है। गुप्त काल में प्रचलित जो प्रतिलोम विवाह के कारण मिश्रित जातियों का उल्लेख हुआ है, यानी कि जो मिश्रित जातियों का उल्लेख कब से माना जाता है, वो माना जाता है गुप्त काल से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रतिलोम विवाह है। प्रतिलोम बनाया गया था, एक कास्ट की शादी दूसरी कास्ट से होने लगी थी, एक धर्म का विवाह दूसरे धर्म से होने लगा, उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह से गुप्त काल में ही भारतीय समाज में सर्वाधिक संक्रमण हुआ है। तो ये आपको याद रखना कि संक्रमण भारतीय समाज में कहाँ से मिलता है, तो वो गुप्त काल से मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी, ये कथन के निष्कर्ष में प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस या आरओ में और या किसी अन्य एग्जाम में कि गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। जब मौर्य भी पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब हम इंडिका पढ़ते हैं मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज इस बात को नकारता है कि दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कि नारद स्मृति और विज्ञानेश्वर स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना कि नारद स्मृति और विज्ञानेश्वर स्मृति में 15 प्रकार के क्या मिलते हैं, आपको दासों का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में सर्वप्रथम दास प्रथा से मुक्ति का विधान मिला है कि दास प्रथा से कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो नारद स्मृति में मिला है। ठीक है, तो गुप्त काल में स्त्रियों की जो स्थिति में गिरावट आई है, कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है, इसका कारण था कि अल्प आयु में विवाह होना, सती प्रथा का होना और पर्दा प्रथा का व्याप्त होना, ये गुप्त काल में मिलता है। मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो 1510 में मिलता है। 1510 में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में इसका सर्वप्रथम पहले साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। और भानुगुप्त का जो सेनापति होता है गोपराज, गोपराज की जो पत्नी होती है वो सती हो जाती है, गोपराज की पत्नी सती हो जाती है, वही पहला साक्ष्य सती प्रथा का मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सती प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों ये प्रथाएं गुप्त काल में व्याप्त थीं। गुप्त काल के जो भू राजस्व है, अगर हम देखें कि भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल में, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें बारीकी से, तो गुप्त काल में भूमि का मालिक राजा होता था। भूमि का मालिक राजा होता था, लेकिन कृषक भूमि पर खेती करता था और यह अपनी उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग भूमि कर के रूप में देता था। यानी कि जो भूमि का मालिक होता था वो तो राजा होता था, लेकिन कृषक उस पर क्या करते थे, भूमि करते थे, जो उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग देते थे, किसको, राजा को। ठीक है, इस समय भाग और भोग नामक दो प्रकार के भूमि कर थे। तो आपको याद रखना कि भाग और भोग दो प्रकार के कर थे, कब, गुप्त काल में। तो दो प्रकार के कर हुआ करते थे गुप्त काल में, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है।
बलि कर एक धार्मिक कर हुआ करता था गुप्त काल में। तो बलि कर कैसा कर था? तो धार्मिक कर था गुप्त काल में। तो ये भी आपको याद रखना है टर्मोलॉजी। तो ये टर्मोलॉजी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी आएगी जिसको आपको याद रखना है, या फिर किसी आपको एक कॉपी नोट्स में लिख लेना। उदग उद्रग कर, उद्रग कर स्थायी कृषक से लिया गया है। उद्रग कर किससे लिया गया है? स्थायी कृषक से लिया गया है। ऊपरी कर अस्थायी कृषकों से लिया गया, मतलब स्थायी कर जो परमानेंट कृषक थे, ऊपरी कर जो अस्थायी कृषक थे उनसे लिया गया है। इस काल में कृषक अपनी कर जो हिरण नगद के रूप में और में यानी कि अनाज के रूप में दे सकते थे। कृषक क्या था? जो कर था वो नगद के रूप में भी दे सकते थे और अनाज के रूप में नगद के रूप में जब देते थे तो इसको हिरण बोलते थे, और जब ये अनाज के रूप में देते तो इसको मेह बोलते थे। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है प्रशासन से संबंधित, ठीक है। इस काल की जो प्रसिद्ध कोषकार अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। अमरकोश 9 रत्नों में थे अमर सिंह, जिनकी रचना क्या है? अमरकोश लिखा है। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाते हैं, इनके दरबार में 9 रत्नों में एक थे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लें, बहुत अच्छे समझाया गया है। देवमात्रक भूमि, ये वर्षा के द्वारा उपज देने वाली भूमि थी। वर्षा के द्वारा जो उपज देने वाली भूमि थी उसको गुप्त काल में देवमात्रक भूमि के नाम से जानते थे। तो ये आपको टर्मोलॉजी याद करनी है। अदेव मात्रक भूमि, बिना वर्षा के उपज देने वाली भूमि को अदेव मात्रक भूमि कहते हैं। तो अदेव मात्रक भूमि किसे कहा जाता था? जो बिना वर्षा के उपज देने वाली भूमि थी उसको अदेव मात्रक कहते थे, ठीक है। इस काल में भूमि माप की इकाइयों में निवर्तन, कुल्यवाप या द्रोणवाप, नल, पाटक प्रमुख थी। तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल में भूमि माप की जो इकाइयाँ थी वो निवर्तन थी, कुल्यवाप थी, द्रोणवाप थी, नल थी और पाटक थी। तो ये प्रमुख भूमि माप की इकाइयाँ थी, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। गुप्त काल में रहट, रहट शब्द मिलता है गुप्त काल में की तकनीकी प्रसिद्धि। रहट क्या था? ये सिंचाई के लिए जैसे कुएं से पानी निकालने वाला साधन था, उसको रहट बोलते थे। हर्षवर्धन के समय में अपने हर्षवर्धन के समय में आए ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री ने भी इस यंत्र का उल्लेख किया है। तो रहट शब्द क्या था? कि कुएं से जो पानी निकालने की विधि थी उसको रहट बोलते थे। तो ये आपको याद रखना है। इसका उल्लेख जो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आता वो भी करता है। वाणभट्ट के हर्षचरित में भी इस यंत्र का उल्लेख मिलता। तो ये भी आपको याद रखना कि वाणभट्ट के हर्षचरित में भी इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में बंधुवर्मन के मंदसौर अभिलेख में रेशम का व्यापार करने वाली एक रेशम बुनकर नामक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो श्रेणी किसका? रेशम बुनकर का उल्लेख मिलता है, और ये कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये श्रेणियाँ बैंकिंग का भी काम करती थी, लेकिन गुप्त काल में स्वदेशी और विदेशी व्यापार में विघटन की स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि रेशम बुनकर की एक श्रेणी लाट विषय यानी नर्मदा क्षेत्र से निकलकर दसपुर क्षेत्र यानी मालवा में प्रस्थान कर गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अरहट या रहट या तुला यंत्र घंटी ये सिंचाई से संबंधित। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है सीधे एग्जाम में कि अरहट या रहट क्या था, तुला यंत्र क्या था, घंटी यंत्र क्या था। तो ये सब सिंचाई की पद्धति थी, कैसे सिंचाई की जाती है, ठीक है। यह घटना गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त के समय घटित हुआ था या घटित हुई थी, ठीक है। गुप्त काल में भारत की पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति यानी कि वेस्ट बंगाल और घंटशाला प्रमुख बंदरगाह थे। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह मैंने आपको मौर्य वंश जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, भड़ौज बंदरगाह था,
ठीक है। तो ये मौर्य काल में भी थे बंदरगाह थे। और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है किसमें, गुप्त काल में भी प्रसिद्ध है। तो आपको इसको याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में गुप्त काल का बंदरगाह है। जबकि पश्चिमी तट पर भड़ौज बंदरगाह है, भृगुकच्छ बंदरगाह है, कल्याणी बंदरगाह है, कैम्बे प्रमुख बंदरगाह थे। तो ये आपको मैंने मौर्य वंश में भी पढ़ाया था और इसमें भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक। कह रहा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चलाए गए, तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए, ये भी आपको याद रखना है कि किस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए, तो वो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध व्यापार जो केंद्र था वो पाटलिपुत्र था, उज्जैन था, बनारस, मथुरा, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे गुप्त काल में। तो ये भी आपको याद रखना है कि बनारस, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे गुप्त काल में। ठीक है। गुप्त काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है धार्मिक स्थिति के बारे में कि धार्मिक स्थिति गुप्त काल में कैसी थी। तो गुप्त जो शासकों का धर्म कैसा था, वैष्णव धर्म था, यानी विष्णु को मानते थे। गरुण गुप्त काल का राजकीय चिन्ह है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या है, धार्मिक क्या है, वैष्णव धर्म है। अमरकोश में विष्णु के 39 प्रकार के अवतारों के वर्णन है। अमरकोश इसकी अमर सिंह की पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। स्कंदगुप्त के इंदौर अभिलेख, यानी कि स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है, इंदौर अभिलेख से हमें सूर्य पूजा का साक्ष्य मिलता है। तो सूर्य पूजा का साक्ष्य किससे मिलता है, स्कंदगुप्त के इंदौर अभिलेख। आपको स्कंदगुप्त के बारे में मैंने बताया था कि जो हूणों का आक्रमण होता है वो स्कंदगुप्त के समय होता है। तोरमाड़ हुए, मिहिरकुल है, ये हूणों के क्या थे, शासक थे। तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि मिहिरकुल और तोरमाड़ किस वंश से संबंधित थे, हूणों से संबंधित थे। ठीक है। अब मौर्य काल की स्थापत्य कला देख लेते हैं कि इसको स्वर्णमय युग क्यों कहते हैं। स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है गुप्त काल। ठीक है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की नागर शैली का जन्म हुआ। तो ये भी आपको याद रखना कि गुप्त काल में कौन सी शैली का प्रचलन हुआ, तो ये नागर शैली का प्रचलन हुआ। उत्तर भारत में मंदिर जो स्थापत्य शैली को नागर शैली, जबकि दक्षिण भारत में स्थापत्य शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो आपके नागर शैली में बने हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने वो किसमें, द्रविड़ शैली में बने हैं। और क्योंकि भारत में 3 प्रकार की मंदिर शैली है और सुदूर भारत में मंदिर शैली को मिश्रित शैली का विकास हुआ। ठीक है। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं मंदिर गुप्त काल में कौन कौन से मंदिरों का विकास हुआ। जैसे विष्णु मंदिर का विकास हुआ। तो विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तिगुआ, जबलपुर, एमपी में। तो ये आपको याद रखना है, स्थापत्य संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। शिव मंदिर कहाँ पर है, तो ये भूमरा में है, नागौद एमपी में पड़ता है। पार्वती मंदिर ये आपका नचना कुठार मंदिर है, ये भी एमपी में। भीतरगांव का मंदिर ये कानपुर यूपी में है। तो ये गुप्त काल के मंदिर थे जिनका निर्माण हुआ गुप्त काल में। ठीक है। यह पहला मंदिर है जो ईंट का बना है। कौन, जो भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में, यह ऐसा पहला मंदिर है जो ईंट का बना है। इसके बाद में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी ईंटों से बना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि भीतरगांव का जो मंदिर है कानपुर यूपी में, ये ईंटों का बना है। ठीक है। और इसके बाद में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी ईंटों से बना हुआ। अगला मंदिर कौन है, तो दशावतार का जो विष्णु मंदिर है वो देवगढ़ झांसी में स्थित है। तो दशावतार मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है, ये देवगढ़ आपका झांसी में स्थित है। ठीक है। तो ये प्रमुख मंदिर थे और इसके बारे में जान लेते हैं कि यह गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी जो शिखर है 12 मीटर ऊंचा है, दशावतार मंदिर। तो ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण मंदिर थे कि कैसे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ गुप्त काल में, नागर शैली का विकास हुआ गुप्त काल में। ठीक है। विष्णु मंदिर तिगुआ जबलपुर में बनाया गया, शिव मंदिर भूमरा में बनाया गया, आपका पार्वती मंदिर जो नचना कुठार में बनाया गया, भीतर गांव का मंदिर आपका कानपुर यूपी में बनाया गया, दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ झांसी में बनाया गया। तो ये स्थापत्य कला थी गुप्त काल की।
अब गुप्त काल में चित्रकला का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं या अजंता की चित्रकला कहाँ पर हुई। तो ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता पड़ता है और इसकी खोज 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। तो खोज को भी लेकर कई बार प्रश्न बना है कि इसकी खोज किसने की थी और ये कहाँ पर अवस्थित है और ये अजंता की चित्रकला में किन किन धर्मों का चित्र दिया गया है। तो इसमें बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म के चित्र मिलते हैं अजंता की चित्रकला में। ठीक है, यहाँ पर कुल 29 गुफा चित्र के साक्ष्य मिलते हैं अजंता की चित्रकला में। और वर्तमान में अगर हम देखें तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं मौजूद हैं, बाकी सभी नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन। तो 16, 17, 19 आपको याद रखना है कि गुप्तकालीन है। 9 और 10 की गुफा जो है वो वाकाटक वंश की है कि वाकाटक वंश ने बनाए। तो ये भी आपको याद रखना कि अजंता की गुफाओं में किन किन शासकों का या किन किन वंशों का योगदान है। तो गुप्तकालीन वंश का योगदान है, वाकाटक वंश का योगदान है। और यहाँ पर 1, 2 नंबर की जो गुफा है वो पुलकेशिन द्वितीय के समय की बनी है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय के समय कौन कौन सी गुफाएं बनी, 1, 2 नंबर की बनी है। गुफा नंबर जो 9 और 10 है सबसे प्राचीन है, ये भी आपको याद रखना। 16 नंबर की अत्यंत चर्चित है, इसमें एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, ये भी आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 16 नंबर की जो गुफा नंबर है तो अत्यंत चर्चित है। कुल 29 गुफाओं में जो 16 नंबर की है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है इसमें। 17वें नंबर क्या है, इसमें चित्रणशाला के नाम से जाना जाता है 17वां नंबर। और इसको चित्रणशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि माता पिता का चित्र अलौकिक है, इसलिए इसको कहा गया। इसमें महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का चित्र अंकित है। तो बौद्ध धर्म जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म और आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित है। तो अजंता के चित्रों में लाल, हरे, नीले, सफ़ेद और काला या भूरे रंग का प्रयोग किया गया। तो ये आपका जो गुप्तकालीन की प्रशासन और स्थापत्य कला से संबंधित, चित्रकला से संबंधित और मंदिर निर्माण से संबंधित जानकारी थी। और अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कुषाण वंश पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर्ष के बारे में पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा बहुत हूणों के बारे में देख लेंगे। उसके बाद गुप्तकाल प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।